ठीक है। तो विद्युत परिपथ में अपन पढ़ रहे थे, तो उसमें अपन ने डिफाइन किया था शाखा को, संधि को और लूप को। शाखा किसको बोलते हैं? विद्युत परिपथ का वो भाग जिसमें धारा का मान क्या होता है? समान। मान लेते हैं इस जो भी शाखा वो भाग कहलाएगी शाखा, या ब्रांच वही कहलाएगी जिसमें धारा का मान क्या हो? नियत हो। तो इसमें अपन बोल सकते हैं धारा का मान क्या होगा? नियत, पूरी ब्रांच में, ठीक है ना, कहीं पे भी अलग अलग नहीं होगा। जैसे यहाँ से लेके और इस ब्रांच में ए से लेके डी तक में क्या है? धारा का मान समान है, इसलिए ए से ए बी सी डी एक क्या है? ब्रांच है। ए बी सी डी एक क्या है? ब्रांच है, ठीक है। इसी तरह ए एफ ई डी एक क्या है? ब्रांच है। और ए और डी क्या है? एक ब्रांच है। तो ये तीनों क्या है? ब्रांच है, ठीक है। इसके बाद अपन ने संधि पढ़ा था। संधि का मतलब वो होता है तीन या तीन से अधिक ब्रांचें मिलती हो जिस बिंदु पे, वो बिंदु क्या कहलाता है? संधि या जंक्शन कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ से एक संधि, एक ब्रांच इधर गई, एक ब्रांच यहाँ और एक ही, तो ये इस पॉइंट पे मिल रही है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा, ठीक है ना। इस डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ पे एक, ये दूसरी ब्रांच, ठीक है ना, और एक ही तीसरी ब्रांच, ये तीन ब्रांचें मिलकर इस पॉइंट पे मिल रही है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? ए। इसी तरह डी पॉइंट पे भी एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला, ये तीन ब्रांचें मिल रही है, तो ये डी पॉइंट पे क्या कहलाएगा? संधि। तो संधि में अपन ने ए और डी क्या है? संधि बिंदु है, ठीक है। इसके बाद लूप। लूप क्या होता है? जैसे कोई परिपथ है, लूप बोलते हैं अपन एक घेर, बंद, क्लोज सर्किट, ठीक है ना। तो क्या होगा कि इस सर्किट में देखते हैं अपन, इस सर्किट में क्या है कि ये कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, तो ये टूटा हुआ नहीं है मतलब ये क्या है? क्लोज है। तो इस क्लोज सर्किट को ही क्या बोलेंगे? एक लूप बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस सर्किट में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। कि लूप किससे मिलकर बना होता है? सबसे पहले वो बता देता हूँ। लूप मिलकर बना होता है प्रतिरोधों से, बैटरी से और अन्य, जैसे डायोड जोड़ सकते हैं या फिर कैपेसिटर जोड़ सकते हैं, कुछ भी, जो भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है जो जोड़ते हैं उसको, उससे मिलके क्या बनता है? एक लूप बनता है, ठीक है। तो ये पर होना क्या चाहिए? क्लोज लूप होना चाहिए। ये इसकी पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्या होना चाहिए? बंद परिपथ। क्या होना चाहिए? बंद परिपथ, तभी वो क्या कहलाएगा? लूप। और जब अपन लूप ले रहे हैं तो उसमें कोई भी एलिमेंट क्या है? छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें कौन कौन सा लूप बन रहा है? ए बी सी डी, ठीक है ना। तो एक लूप तो क्या बन जाएगा इसमें? ए बी सी डी ए, ठीक है ना। ए से स्टार्ट किया, ए तक आ गया, मतलब बंद है, ठीक है ना, क्लोज सर्किट हो गया या क्लोज लूप हो गया। इसी तरह दूसरा क्या बन रहा है? ए डी ई एफ ए, ये तीनों, ये इसके क्या है? लूप है, ये संधि है और ये शाखा थी, ठीक है। इसके बाद अपन ने पढ़े थे किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ के नियम बेसिकली क्या ही काम आया? किरचॉफ के नियम क्यों अपन ने पढ़ने पड़ रहे हैं? इसके कारण ये है कि अपन ने जो इससे पहले वाले चैप्टर में विद्युत जो पढ़ा था उसमें बहुत सारे सर्किट ऐसे आए थे जिसमें अपन क्या है, उनको कर ही नहीं पाए थे, ठीक है ना। उसमें अपन सवाल को कर ही नहीं पाए कि वो श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में, ये डिफाइन ही नहीं कर पाए, ठीक है ना। ऐसा ही कोई सर्किट ले लेते हैं इस तरह का। तो इस सर्किट में ये देखते हैं कि इसमें अपन डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कि किसमें श्रेणी क्रम में ये वाला और ये वाला मिलके कौन से क्रम में है, या ये वाला और ये वाला मिलके कौन से क्रम में है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, इस कठिनाई को दूर करने के लिए किरचॉफ नाम के एक साइंटिस्ट ने अपने दो नियम दिए, किरचॉफ के नियम, ठीक है। जिसमें अपन ने पहला पढ़ा था किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम, दो नियम दिए किरचॉफ ने, ठीक है ना। पहला दिया किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा दिया किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है ना। इसी को क्या बोलेंगे? किरचॉफ का प्रथम नियम। इसको क्या बोलेंगे? प्रथम नियम किरचॉफ का। और एक तीसरा नाम इसका है संधि नियम, किरचॉफ का संधि नियम। एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है, ठीक है। पहले इसकी बात करते हैं, फिर केवीएल की बाद में करेंगे। तो पहले नियम में क्या होता था केसीएल में? इसमें ये होता था कि किसी एक संधि बिंदु पर कोई ब्रांच आ रही है, ठीक है ना, और उसके थ्रू ब्रांच क्या लाएगी? धारा लाएगी अपने साथ में, ठीक है। तो मान लेते हैं इस ब्रांच से I1 धारा आ रही है, इससे I2 आ रही है, इससे I3 आ रही है, ठीक है ना। तो इस संधि बिंदु पे, क्योंकि ये क्या है, एक बिंदु है, ये कोई स्टोरेज इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं कि स्टोरेज कर लेगा इलेक्ट्रिसिटी को, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे जितना आया इतना ही बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ अपन बोल सकते हैं ये I4 बार जा रही है और I5 जा रही है। तो इस कंडीशन में अपन बोल सकते हैं कि ये जो संधि बिंदु है, माना कि ए संधि बिंदु है यहाँ पे, तो इस संधि पे क्या होगा, ये स्टोरेज नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। नियम से अपन बोल सकते हैं कि जितनी धारा आ रही है, इनकमिंग करंट बराबर क्या हो जाएगा, आउट करंट, ठीक है ना। जितना भी बाहर जा रहा है, या इसको आउट की जगह बोलें एग्जिट
करंट, ठीक है ना, जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है, ठीक है ना। तो ये मान बराबर हो गए। तो इसको अपन ने बोला था कि आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, आने वाली बीजगणितीय धाराओं का मान, तो इसको अपन लिखेंगे I1, आने वाली कौन सी है I1 I2 I3, I1 प्लस I2 प्लस I3, और जाने वाली कौन सी है I4 प्लस I5, ठीक है। तो क्योंकि ये जितनी आई है उतनी बार गई है, तो क्या करेंगे, अगर मान लें इन तीनों, अब इन सब का योग कर दें, बीजगणितीय योग कर दें, तो किसके बराबर आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, इनको इधर ले आएंगे तो I4 माइनस I5। मान लेते हैं इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही थी, इसमें 3 की, इसमें 5 की, तो टोटल कितनी एम्पियर धारा बह रही है 10। तो यहाँ से भी मान लेते हैं इसमें 5 जाएगी और इसमें, ऐसा मान रहे हैं, ठीक है ना, 5, क्योंकि जितनी आ रही है उतनी बार जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 10 आ रही थी तो यहाँ से 20 निकल जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो जितनी आ रही थी उतनी बार जा रही है, तो इसलिए जितनी, इन तीनों का मान क्या है 10 और इन तीनों का मान भी क्या है 10, तो 10 माइनस 10 बराबर क्या रहा है 0। तो इन सब का बीजगणितीय योग क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो अपन इसको बोल सकते हैं I समेशन ऑफ I इक्वल टू 0। ये इस कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसका बीजगणितीय योग क्या होगा 0, और इसी को अपन क्या बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है ना, या संधि नियम या प्रथम नियम, ये अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं KVL की। यहाँ तक सब कुछ हो गया था। इसके बाद अपन ने, इसमें मैंने लिखवा भी दिया था, जो भी लिखवाना था, ये तो केवल रिव्यू था। अब अपन बात करते हैं KVL की। इसको KVL की फुल फॉर्म होती है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, इसको बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, और एक तीसरा नाम क्या बोला था लूप नियम, क्योंकि ये लूप क्या होता है बंद परिपथ को लूप बोलते हैं। तो ये जो नियम है द्वितीय नियम, ये किस पे लागू होगा, ये केवल बंद लूप पे, बंद परिपथ पर लागू होगा, ठीक है ना, बंद परिपथ पर लागू होगा। ये जो दोनों नियम है KCL और KVL, ये जो दोनों नियम है, ये दोनों नियम किस पे आधारित है, किस कॉन्सेप्ट है, ये है आवेश संरक्षण पे, कि जितना आवेश है उतना ही बाद में भी जो पहले था उतना ही है ना, आवेश संरक्षण पे, मतलब कोई कम ज़्यादा नहीं हो रहा, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, ठीक है ना, जितना इनकमिंग था उतना ही आउटकम दे रहा है, ठीक है ना। इसलिए इसको अपन, ये किस सिद्धांत पे आधारित है, आवेश संरक्षण का। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में बहुत सी बार आ चुका है, इवन RBC में भी आ चुका है, ठीक है, 1 नंबर से। तो ये आवेश संरक्षण पे, दोनों नियम किस पे आधारित है, आवेश संरक्षण पे, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब KVL की। लूप नियम भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बंद परिपथ पे ही लागू होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं लूप नियम। इस नियम के अनुसार किरचॉफ ने बोला कि प्रतिरोधों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग, ये जो जितने भी प्रतिरोध होंगे, मैं इस डायग्राम में एक प्रतिरोध हो सकता है बहुत सारे हों, 1 या 2, ठीक है ना, मान लेते हैं 2 प्रतिरोध है, ये R1 और एक दूसरा प्रतिरोध है R2, ठीक है ना। तो प्रतिरोधों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग उस लूप में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बल, ये जो सेल है इसका विद्युत वाहक बल कितना है E, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं दूसरा एक और सेल जोड़ देते हैं इसमें, ये E1 और ये E2, ठीक है ना, स्थित सेलों का विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इस पे जितनी वोल्ट, इस पे वोल्टता निकालें R1 पे, ठीक है, तो R1 पे वोल्टता कैसे निकालते हैं, V बराबर IR, तो इस पे निकालेंगे अपन IR1, और इस पे कितना हो जाएगा IR2, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि ओम के नियम से V बराबर क्या होता है I इंटू R। तो यहाँ से मैंने इनके लिए वोल्टता निकाला, इस प्रतिरोध की, इस प्रतिरोध की वोल्टता, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, इन दोनों का बीजगणितीय योग इन सेलों के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो समेशन E1 प्लस E2 बराबर किसके हो जाएगा IR1 प्लस IR2, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं समेशन ऑफ E बराबर समेशन ऑफ IR, ठीक है ना। ये इसकी डेफिनेशन अपन ने लिखवा दी थी, ठीक है ना। यहाँ तक